पिछले 3 साल से वन ऑफ द वर्स्ट टीम आईपीएल की सीएसके, उन पे बात करेंगे आज कि कैसे वो लोग अगले साल एटलीस्ट टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकते हैं। इस साल कहां कहां पे गलत किया, कहां कौन से पोजीशन में गैप है, किस किस को बाहर कर देना चाहिए इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ, और किसको खरीदना चाहिए, हर टॉपिक पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं 2025 में एक्चुअली सीएसके के साथ हुआ क्या था। नंबर 10 पे फिनिश किया था, और अगर वो सीजन देख के लगा है कि सीएसके के पास कोई मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट खेलने वाला एक बैट्समैन नहीं था। अगर आपको 2025 का बैटिंग यूनिट, बैटिंग लाइन, बैटिंग ऑर्डर आपको याद है, कॉनवे, सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, अगर एक शिवम दुबे को साइड पे रखो जिसका खराब सीजन गया था, उसके बाद एक बैट्समैन नहीं था जिनको मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट खेलना आता था। तो धोनी ने बहुत ही स्मार्टली इंजरी के बहाने से कुछ फायर पावर को ऐड किया था ऑलमोस्ट सीजन के एंड पे। उर्विल पटेल, आयुष मात्रे और डेविड ब्रेविस शायद फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है। और 2025 के एंड तक आते आते, इसमें जब अहमदाबाद पे ऑलमोस्ट 240 बनाया था सीएसके 2025 में, तो लगा था कि इस बैटिंग यूनिट पे अगर और एक दो प्लेयर ऐड हो जाएंगे तो सीएसके अगले साल बहुत अच्छा कर सकता है। तो 2026 से पहले इन्होंने पहले संजू सैमसन का ट्रेड किया, जो बेहतरीन ट्रेड था, और उसके बाद इनका माइंडसेट ऑप्शन पे सही था कि यंग ब्लड पे इन्वेस्ट करते हैं जो आके फायर पावर दिखा सकता है, जिनको मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट खेलना आता है। सब कुछ सही करने के बाद भी सीएसके नंबर 8 पे फिनिश किया है। फिर भी इनका मेन रीजन रहा है बैटिंग खराब की वजह से और एक सीजन सीएसके हार गया। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल आपने 3 प्लेयर यंग टैलेंट पे एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट लाके अपने फायर पावर आपने ऐड कर लिया। इस साल अपने ऑक्शन पे अच्छा खासा ऐड किया, आपने ट्रेड पे संजू को लाए, फिर भी आप बैटिंग से कैसे हार रहे हो इस सीजन में? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब लोगों के पास बहाने बहुत है कि इंजरी की वजह से हार गए, जो एक्चुअली ट्रू पिक्चर नहीं है। इंजरी बार बार एज एन एक्सक्यूज यूज किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी पीआर टीम ने बहुत कोशिश की कि इंजरी की वजह से सीएसके नंबर 8 पे फिनिश किया। तो हम शुरू करते हैं कहां से सीएसके खराब खेलना स्टार्ट किया और कैसे खराब किया, क्यों खराब किया। ठीक है, सीएसके शायद फिर से सबसे इंटेंटलेस, जीरो इंटेंट के साथ क्रिकेट खेला और एक सीजन जहां पे मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट बहुत आगे बढ़ जा रहा है। अगर आप सीएसके का देखोगे, ये सीजन 14 मैच पे सिर्फ 5 मैच पे 200 बनाए, सिर्फ 5 मैच पे 200 बनाए, जिसमें 3 मैच पे 200 लूजिंग कॉज में आए। 3 मैच पे 200 लूजिंग कॉज में आया, जहां पे 200 पार स्कोर से भी कम था। मतलब सीएसके का बैटिंग यूनिट फिर से क्लिक नहीं किया है। अगर सीएसके का हाईएस्ट स्कोर देखोगे इस सीजन सिर्फ 212 है, 212 सीएसके का हाईएस्ट स्कोर रहा है सीजन। अगर आप बाकी 9 टीम के हाईएस्ट स्कोर देखोगे आपको शर्म आएगा, और शायद आप एक बार सोचोगे कि शर्म आए ये टीम पे। ठीक है, कैसा कैप्टन, कैसे बैट्समैन है। पंजाब का हाईएस्ट स्कोर रहा है 265, दिल्ली का हाईएस्ट स्कोर रहा है 264, एसआरएच का हाईएस्ट स्कोर रहा है 255, आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर रहा है 254, केकेआर का हाईएस्ट स्कोर 247, एमआई का हाईएस्ट स्कोर 243, आरआर का हाईएस्ट स्कोर 243, जीटी का हाईएस्ट स्कोर 229 जो 3 बैट्समैन के साथ खेलता है, एलएसजी का हाईएस्ट स्कोर 228 जिसमें ऋषभ पंत, अब्दुल समाद, आयुष बदोनी ठीक से बैटिंग भी नहीं करता, नंबर 7 तक 6 तक बैटिंग खत्म हो जाता है, उन्होंने भी 228 बनाया। लेकिन सीएसके का हाईएस्ट स्कोर, सीजन का हाईएस्ट स्कोर है 212। अब लोगों ने एक्सक्यूज तो बहुत दिया है इंजरी का। आपको मैं बता दूं, आयुष मात्रे पहले 6 मैच पे अवेलेबल था, डेविड ब्रेविस चौथे मैच से अवेलेबल था, मतलब दोनों ने मिलकर भी 3 मैच एक साथ खेले। पूरे बैटिंग यूनिट के साथ सीएसके ने 3 मैच खेला, उसमें भी बैटिंग में 0 था सीएसके। तो प्रॉब्लम कहां पे? जो सीएसके ने सीजन खराब किया है उसका 1% आप कह सकते हो कि इंजरी है, बाकी 98% क्रेडिट जाता है ऋतुराज गायकवाड़, उनके बैटिंग और उनके कैप्टनसी को। तो आज हम पहले ऋतुराज गायकवाड़ क्या क्या खराब किया उस पर बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन 273 बॉल्स फेस किया है, जिसपे उन्होंने 337 रन बनाए 123 के स्ट्राइक रेट से। और मुझे इस रन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि 337 रन बनाए, चलो बहुत अच्छा है, आई डोंट केयर। 273 बॉल्स आप समझ सकते हो कितने ओवर्स है, 46 ओवर्स ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग किया है 123 के स्ट्राइक रेट से। अब बहुत लोगों ने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी की प्रेशर पे आके खराब बैटिंग किया है। खराब बैटिंग क्या होता बताओ? आउट ऑफ फॉर्म रहना। अब आउट ऑफ फॉर्म जो बैट्समैन होता है उनका एक होता है कि आपको देख के सिम्टम्स होता है कि ये खराब फॉर्म में चल रहा है। जैसे कि
आपको एग्जांपल देता हूं 2024 बीजीटी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, देख के लग रहा है खराब फॉर्म चल रहा है ना? क्यों? जिनका खराब फॉर्म है उनका फुटवर्क खराब रहता है, उनका वेट ट्रांसफर खराब होता है, वो एक साइड पे शॉट नहीं खेल पाता है। और अगर आप पूरा बीजीटी 2024 आपको याद है, ऑन एवरेज 30, अगर पर्थ का वो इनिंग्स छोड़ दो विराट कोहली का जहां पे सेंचुरी आया था सेकंड इनिंग्स पे, हर मैच में शायद 30, 20, 25 ऐसे ऑन एवरेज बॉल खेला। रोहित शर्मा तो उसमें भी कम, 15, 16, 20 बॉल खेला होगा ना एवरेज रोहित शर्मा पूरे बीजीटी में। तो जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहता है वो कभी भी ज्यादा बॉल खेल ही नहीं पाता। ऐसा कभी हुआ है क्या बीजीटी में कि रोहित शर्मा 200 बॉल खेल के 20 रन बना रहा है, कि आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन 200 बॉल तो खेल पा रहे, टिक पा रहे, रन नहीं बना पा रहे। विराट कोहली 200 बॉल खेल के 20 बना रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। 20, 25, 15, 20 बॉल पे खेल के आउट हो गए क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है। अगर मैं इस आईपीएल का भी एग्जांपल उठा लूं, अक्षर पटेल शुरू में, सूर्य कुमार यादव पूरे आईपीएल, आप देखो ना 10-12 बॉल के अंदर ऑन एवरेज आउट हो गए, वापस चले गए थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड 46 ओवर बैटिंग करके गया। 46 ओवर का मतलब समझते हो? ऑन एवरेज ऋतुराज गायकवाड हर मैच पे, 14 मैच पे ऑन एवरेज 3.5 ओवर बैटिंग किया। मतलब ऑलमोस्ट हर मैच पे 20 बॉल ऋतुराज ने फेस किया। 20 बॉल हर मैच पे खेले 120 के स्ट्राइक रेट से। अगर आज के दिन 2026 में कोई बैट्समैन ओपनिंग पे आके 20 बॉल खेल जाए हर मैच पे 120 के स्ट्राइक रेट से, उसका मतलब है वो अपने को पार्टनर पे कितना प्रेशर डाल रहा है। फिर नंबर 3 पे जो आ रहा है उस पे कितना प्रेशर कि वो आके रन रेट को हाई लेके जाए। नंबर 4 पे जो आ रहा है उस पे कितना प्रेशर आ रहा है। तो एक ऋतुराज गायकवाड हर मैच पे ऑन एवरेज 20 बॉल खेल के पूरे के पूरे बैटिंग यूनिट पे जो फायर पावर है उसको खत्म कर दिया एक अकेले आदमी ने। क्या इंजरी की वजह से ऋतुराज गायकवाड हर इनिंग्स में 20 बॉल खेल के इतने कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया? बिल्कुल भी नहीं। इनकी पीआर टीम ने बहुत कोशिश किया इंजरी बोल के उनकी इमेज को बचाने के लिए। तो ये हो गया ऋतुराज गायकवाड, जो 98% प्रॉब्लम का पार्ट है सीएसके का, वो ऋतुराज गायकवाड का बैटिंग। फिर जो सीएसके का दूसरा प्रॉब्लम रहा है वो सीएसके का है कैप्टेंसी। अब अगर आप आईपीएल शुरू से बोलो 2008 से, शायद जब तक ऋतुराज गायकवाड कैप्टन नहीं बना था, सबसे ज्यादा होम ग्राउंड पे विन परसेंटेज सीएसके का था। और हर कोई मानते थे सीएसके को घर पे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मुंबई आके कभी कभी हरा के चला जाता था, बाकी हर टीम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था घर में आके हराना। उसके बाद आरआर आके बीच बीच में, मतलब 2020-19 के टाइम से आरआर आके घर में हरा रहा है, पंजाब भी कभी कभी आके घर में सीएसके को हरा के जा रहा है। लेकिन आप सोचो, घर में हारना भी एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इस सीजन 7 मैच खेला है, घर पे 4 जीता है, 3 हारा है, उसमें 3 बड़े टीम थे जो घर पे जीता है, मतलब खराब टीम, केकेआर, दिल्ली, है ना, फिर एलएसजी जब आया था तब उनको घर पे हरा के, और मुंबई है ना नंबर 10 नंबर 9 उनके हरा के सीएसके घर पे जीता है। जो बाकी टीम घर पे अच्छी टीम आए वो हमें हरा के गया है। ऊपर से जो इंपॉर्टेंट मैच था एसआरएच के अगेंस्ट डू और डाई मैच, उसमें भी घर पे हरा है। घर पे हारना भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक कैप्टन के मुंह से क्या निकलता है घर पे हारने के बाद। अगर आप पिछले 3 साल का ऋतुराज गायकवाड का पैटर्न देखोगे, वो हार के क्या बोलता है घर में। उसने बार बार कहा है कि मैं जिस हिसाब से उम्मीद करता पिच बिहेव करेगा उस हिसाब से पिच बिहेव नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आपको इस सीजन जीटी वाला मैच याद है, चेपॉक में दोपहर का मैच था जहां पे सीएसके शुरू में 4-5 ओवर चला गया था, ऋतुराज गायकवाड 20 ओवर खेल के आया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट नॉक ऑफ हिज लाइफ खेल के आया है। और वो मैच के बाद ये कहता है कि मैं 15-16 ओवर तक मैं सिर्फ ये सोचता गया, ये पिच को एसेस करता गया कि पिच कैसे बिहेव करा, मुझे समझ में नहीं आया। 20 ओवर बैटिंग कर लिया। अगर कोई कैप्टन अपने होम ग्राउंड पे पता ही नहीं है उसको कि पिच कैसे बिहेव कर रहा है, कौन से पिच से क्या एक्सपेक्ट करना है, वो कैप्टन एक फ्रेंचाइज को लीड करने की मतलब कोई कैपेबिलिटी उसमें है ही नहीं, कैपेबिलिटी उसमें है ही नहीं। फिर आप कहोगे ऋतुराज गायकवाड यंगस्टर है, यंगस्टर तो वो बिल्कुल नहीं है, बुढ़ा हो चुका है, डोमेस्टिक इतने सालों से खेले। दूसरा चीज, एक शायद कोच का रोल होना चाहिए। अगर कैप्टन इतने बुद्धू है तो कोच का रोल होना चाहिए समझने में कि होम ग्राउंड में हमें कैसा पिच चाहिए और ये पिच कैसे बिहेव कर सकते हैं। और सीएसके का कोच है स्टीवन फ्लेमिंग, जो न्यूजीलैंड में रहता है, 1 महीने पहले वो आता है, उनको खास से पता होगा पिच कैसे बिहेव करता है। तो ये जो कोच और कैप्टन का जोड़ी है वो बहुत ही खराब है, एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, दोनों को हटा देना चाहिए, दोनों को। दूसरा फॉल्ट, एक फॉल्ट बैटिंग का, दूसरा फॉल्ट हमने कहा कि कैप्टन को अपने होम ग्राउंड के पिच के बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं। तीसरा, एक कैप्टन को हमेशा उनके बाकी प्लेयर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। कैप्टन को पता होना चाहिए कि हमें हमारा बेस्ट 12 क्या है। क्या ऋतुराज गायकवाड को कुछ आइडिया है? ऋतुराज गायकवाड को किसी की स्ट्रेंथ, किसी को वीकनेस के बारे में कुछ भी जीरो नॉलेज है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बहुत आसानी से कह दोगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। रामाकृष्ण घोष पहले 7 मैच पे फिट था, वो 7 मैच खेला भी नहीं है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को पता भी नहीं है कैसे खिलाना, उसको प्लेइंग टोल में कैसे लाना। ठीक है, आकिल हुसैन को 14 का 14 मैच खेलना चाहिए था, कितना मैच खेला आप जाके देख लो। अंडर यूटिलाइज्ड, मिस यूज किया गया है आकिल हुसैन की पोटेंशियल को। मैथ्यू शॉट जैसे प्लेयर को 3 मैच खिला के ऊपर पे बैटिंग पे भेज के टीम को बिल्कुल ही गंदे तरीके से खराब कर दिया है। प्रशांत वीर जो एज ए प्योर बैट्समैन खेल रहा था, बॉलिंग डाल नहीं रहा था, उसको नंबर 6-7 पे बैटिंग पे ला रहे थे एज ए फिनिशर। एज ए फिनिशर एक डोमेस्टिक के ऑलराउंडर को नंबर 6 पे खिला रहे थे एज ए प्योर बैट्समैन। बहुत ही गंदा कैप्टनसी। एक मैच प्रशांत वीर खेला था, उसको पावर प्ले में 2 ओवर देके उसका कैरियर बॉलिंग पे खत्म करने की कोशिश की ऋतुराज गायकवाड़ ने, वो भी एक अच्छे बैटिंग यूनिट, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने। प्रशांत वीर एक लेफ्ट आर्म मतलब उसको पावर प्ले में लेकर आया था, जो पहली बार डेब्यू कर रहे हैं बॉलिंग से। ठीक है, फिर आप याद करो शिवम दुबे हर जगह जाके बैटिंग से खराब किया था, चाहे वो आरसीबी के लिए जब खेल रहा था, चाहे वो जब आरआर के लिए खेल रहा था। फिर जब वो सीएसके में आया, धोनी ने कैसे यूज किया उसको, मिडिल ओवर पे बैटिंग करने भेजे थे। मिडिल ओवर पे जैसे 1 विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गया, मिडिल पे जब विकेट गिरा शिवम दुबे आता था, उसका ये था कि 7 से 15 इस ओवर में जहां पे स्पिनर्स आपको ज्यादातर गेम को हैंडल करते हैं, स्पिनर्स के सामने शिवम दुबे अच्छा खेलेगा, इधर से शिवम दुबे का कैरियर चेंज हो गया। शिवम दुबे पूरे सीजन कहां पे बैटिंग करना है, डेथ ओवर्स पे, जहां पे पेसर्स आके उनको बाउंसर, उनको शॉर्ट बॉल, उनको यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स, ब्लॉक बॉल पे बॉलिंग करे जा रहे हैं। क्या वो शिवम दुबे का स्ट्रेंथ है? बिल्कुल नहीं। क्या वो शिवम दुबे का वीकनेस है? 100%। तो शिवम दुबे को ऋतुराज गायकवाड़ ने उसके वीकनेस पे खेलने दिया पूरे सीजन। ठीक है, ना अपने प्लेयर्स के स्ट्रेंथ के बारे में पता है, ना अपने प्लेयर्स को वीकनेस के बारे में पता है, ना अपने प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को लेके उनको कहां पे बैटिंग करवाना है, कहां पे बॉलिंग करवाना है, किसी भी चीज पे नॉलेज नहीं है। मैथ्यू शॉट को मैचअप के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट मैच पे लेके आए थे, एसआरएच वाले मैच पे, है ना, जहां पे पावर प्ले में शायद 3 ओवर मैथ्यू शॉट डाले थे। इससे खराब कैप्टनसी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। तो ऋतुराज गायकवाड़ द बैट्समैन इन ओपनिंग पोजीशन, ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन इन एसेसिंग द होम पिचेस, ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन। क्या नॉलेज है अपने स्क्वाड के ऊपर? बिल्कुल नहीं, जीरो। तो जो 98% प्रॉब्लम रहा है सीएसके का इस सीजन, वो है ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन एंड ऋतुराज गायकवाड़ द बैट्समैन। 98% प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लोगे, फिर आपको सिर्फ 2% एड्रेस करना पड़ेगा और आपकी टीम अच्छा करने लगेगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे बात करते हैं कि किस किस को इस टीम से हटाना चाहिए और किस किस को खरीदना चाहिए और क्या क्या और भी गैप्स रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस फ्रेंचाइज से जिसको बाहर होना चाहिए वो है उनके 2 लोकल फिजियोथेरापिस्ट, जो प्लेयर्स को हेल्प करते 2 गेम के बीच में कि कैसे आप सही रहो, आप फिट रहो, कैसे आप रिलैक्स रहो। वो 2 लोकल फिजियोथेरापिस्ट है वेट्री सेल्वन और दीपक नगेंद्रन। इन दोनों को अभी के अभी फायर कर देना चाहिए, 1 साल वेट भी नहीं करना चाहिए, अभी के अभी फायर कर देना चाहिए। अगले साल ये दोनों फिजियोथेरापिस्ट सीएसके के टीम बस के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। एक टॉमी सिम्से जो उनका मेन फिजियोथेरापिस्ट है, वो बहुत अच्छा, जितना मैंने पता किया, उसको होना चाहिए, उनको भी बाहर करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वेट्री सेल्वन और दीपक नगेंद्रन कहीं से भी इस टीम के आसपास होना नहीं चाहिए, कहीं से भी टीम के आसपास होना नहीं चाहिए। अब आते हैं इस टीम में गैप क्या रहा है इस सीजन, कहां कहां पे वो गैप लगा है। मुझे लगता है कि एक फिनिशर नहीं था। एक फिनिशर का क्या मतलब होता है मैं आपको बोलता हूं, जिसके पास बहुत पावर है, जिनका मिस टाइमिंग भी बाउंड्री क्लियर कर ले। आज के दिन इतना मतलब आपको पावर की जरूरत भी नहीं है, पीछे से इतना फ्लैट हो चुका है, बैट इतना अच्छा आता है कि मिस टाइमिंग ऐसे भी छक्का हो जाता है। अगर सीएसके का बैटिंग यूनिट आप देखोगे शुरू से लेकर अंत तक, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को छोड़ देते हैं, मिडिल पे आता है कार्तिक, मिडिल पे अगर सरफराज को गिन लो आप, है ना, प्रशांत वीर देख लो आप, दुबे देख लो आप, उनके मिस टाइमिंग बाउंड्री पे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुभम दुबे सिर्फ स्पिनर की बॉल को अगर उसके रेंज पे आता है, वो बाउंड्री क्लियर कर बहुत दूर मारता है। पेसर के अगेंस्ट इतने बड़े बड़े छक्के, फुल टॉस या फिर ज्यादा ही स्लॉट के बॉल पे छोड़ के कब आपने देखा कि शिवम दुबे एक अच्छे बॉल को, एक अच्छे शॉर्ट बॉल, एक अच्छे बाउंसर, एक अच्छे लेंथ के बॉल को शिवम दुबे इतना बाउंड्री क्लियर कर दे पेसर को, आपने बहुत कम देखा होगा। एक ब्रेविस में मानता हूं उसका मिस टाइम भी बाउंड्री क्लियर कर सकता है। मैंने पूरा सीजन चिल्लाया है दुबे को ऊपर भेजो, ब्रेविस को एज ए फिनिशर यूज करो। एंड प्रशांत वीर कैन नेवर बी योर नंबर 6 और नंबर 7 बैट्समैन। उस पर उतना पावर है ही नहीं, वो अच्छा बैटिंग कर सकता है लेकिन उतना पावर है नहीं जो एक फिनिशर को चाहिए। ठीक है, तो एक फिनिशर का गैप सीएसको एक फिनिशर चाहिए। क्या वो डोमेस्टिक की फिनिशर हो सकता है?
बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं क्यों। जैसे ये सीजन बहुत सारे टीम ने डोमेस्टिक की फिनिशर पे इन्वेस्ट किया है। एसआरएच के पास दो डोमेस्टिक के अच्छे पावर हिटर, अच्छे फिनिशर था, सलील अरोड़ा और अनिकेत वर्मा। एलएचजी के पास मुकुल चौधरी था, आरआर के पास रवि सिंह था, और आरआर के पास अमन राव भी था जिनको उन्होंने यूज नहीं किया, और भी है बहुत सारे, शुभम दुबे जो आरआर बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। इनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो शुभम दुबे को आप एज एन इम्पैक्ट यूज करते हो, उसमें उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, जो भी है जैसा भी है, तो वो कंसिस्टेंसी इसलिए नजर नहीं आता। कोई कोई अपना पहला सीजन खेल रहा है, कोई अपना दूसरा सीजन खेल रहा है, कोई कोई ऐसे लेवल के बॉलर्स को कभी खेला ही नहीं जो लगातार यॉर्कर चलता है आईपीएल के लेवल पे आके, भुवनेश्वर कुमार हो जाए और भी बड़े बड़े बॉलर, हेजलवुड, तो आके खेलना मुश्किल है। सीएसके को चाहिए होगा शायद एक ओवरसीज फिनिशर, या फिर एक फिनिशर जो इंडिया के लिए बहुत सारे मैचेस फिनिश कर चुका है, एक बोनाफाइड फिनिशर, एक बोनाफाइड फिनिशर जिसके आर्म में बहुत ज्यादा पावर है। क्या आपके बेंच पे, स्क्वाड पे एक ऐसा फिनिशर है जिसको आप यूज कर पाओगे अगले साल एज ए फिनिशर, आप उसको ग्रूम कर पाओगे? नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो ब्रेविस को एक कंपनी चाहिए, तो एक फिनिशर चाहिए सीएसके को, और वो शायद एक ओवरसीज फिनिशर या फिर एक इंडियन, ऑलरेडी इंडियन सर्टिफाइड फिनिशर चाहिए सीएसके को। देखिए, थोड़ा इस पे आगे बात करते हैं। अगर आप बॉलिंग देखोगे, जो सबको लगा था कि सीएसके का बॉलिंग वीक है, सीएसके ने जितने भी मैच जीता, 6 के 6 मैच इनके बॉलर्स ने जीता, और बॉलिंग मुझे अभी भी लगता है बेहतरीन है। अगर आप इस सीजन, पूरा सीजन देखोगे, पिछले 2 सीजन स्पिनर्स का इतना ज्यादा रोल रहा नहीं है। मोस्टली मैचेस में अगर देखो 14 मैच एक टीम खेलते हैं, 10 मैच में तो स्पिनर्स का कोई रोल रहता भी नहीं है ना। हर बड़े बड़े स्पिनर आप देखो मार खाते, एक सुनील नारायण को साइड में रखते, हर बड़े स्पिनर्स कभी ना कभी मार खाते, और अकील और नूर ने मेरे से बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप बॉलिंग पे आओ, न्यू बॉल के साथ खलील था जो शुरू में बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है, फिर मुकेश आया, ठीक ठाक काम किया, गुरजपनीत आया, ठीक ठाक काम किया, स्पेंसर जॉनसन मुझे लगा कि 2 स्पेल तो उसने आउटस्टैंडिंग डाला था, ठीक है, अंशुल कंबोज आगे शुरू में अच्छा कर रहा था, फिर मिडिल पे नूर राकिल अच्छा कर रहा था, जेमी ओवर्टन बेहतरीन कर रहा था, गुरजपनीत बेहतरीन कर रहा था मिडिल पे आके, और अंशुल कंबोज मैं आपको कह दूं, अगर आप लास्ट के 4 मैच छोड़ दोगे, अंशुल कंबोज डेथ पे भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा विकेट लेके बैठा था। अंशुल कंबोज का इकोनॉमी बेस्ट 3 पे था डेथ पे, और सबसे ज्यादा यॉर्कर अंशुल कंबोज डाल के रखा था। अगर लास्ट के 4 मैच छोड़ दोगे तो अंशुल कंबोज ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। तो बॉलिंग में कोई लूपहोल है ही नहीं, इंजरी के बाद भी कोई लूपहोल था नहीं। हां, शायद एक नेथन एलिस होता तो बेटर होता। एक इंजरी से आपको लॉस हुआ है, वो है नेथन एलिस। ठीक है, आप एक चीज आप समझो कि सीएसके को अगले सीजन क्या चाहिए, एक फिनिशर चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफाइड फिनिशर, और एक इंडियन डोमेस्टिक स्पिनर चाहिए। आप कहोगे स्पिनर तो ऑलरेडी 2 है, फिर बेंच पे भी आपके पास राहुल चार, आपका श्रेयस गोयल, और एक स्पिनर क्यों चाहिए? अकेला नूर तो बेहतरीन स्पिनर से चाहिए, तो हमें न्यू बॉल बॉलर चाहिए, तो हमें डेथ ओवर बॉलर नहीं, डेथ ओवर बॉलर आपके पास है। अब ये सोचो कि ये सीजन सीएसके के 4 ओवरसीज प्लेयर कौन थे? ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, अकील और नूर, मोस्टली है ना, ये 4 थे। अगर नेथन एलिस आ जाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं, नेथन एलिस अगर फिट रहेगा, अगले सीजन आएगा तो 14 के 14 मैचेस वो खेलेगा। तो नेथन एलिस आने से कौन बाहर जाएगा? ना ब्रेविस बाहर जाएगा, ना नूर बाहर जाएगा, ना ओवर्टन बाहर जाएगा। नेथन एलिस के आने से बाहर होगा अकील हुसैन। नेथन एलिस के बाहर आने से बाहर होगा अकील हुसैन। अकील हुसैन क्या है? एक स्पिनर है। तो सीएसके को एक इंडियन स्पिनर चाहिए अगले सीजन मिनी ऑक्शन पे, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अकील शायद हर मैच खेल नहीं सकता, क्योंकि एलिस आने से आपका 4 ओवरसीज प्लेयर हो जाएगा, ब्रेविस, ओवर्टन, नूर और नेथन एलिस। तो एक गैप हमने भर लिया, हमें एक डोमेस्टिक इंडियन अच्छे स्पिनर चाहिए। फिर अगर एलिस ही है वो ओवरसीज प्लेयर, चौथा प्लेयर, तो हमें फिनिशर भी अगर एक चाहिए, वो भी ओवरसीज फिनिशर नहीं हो सकता। जैसे पिछले साल आरआर ने एक बेहतरीन काम किया, एक ट्रेड किया था 2 करोड़ में, शायद फेरेरा को लेकर आए थे, 2-4 करोड़ में, जो भी जैसा भी है, और वो मास्टर स्ट्रोक निकला था। ठीक है, और अगर आप पूरा एक साल आप देखोगे, बहुत सारे इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, फिर कैरेबियन लीग होता है, फिर आपका ऐसे T20 होता है वो उनका, और बीबीएल के जो बैट्समैन है वो इंडिया में आगे खास करते नहीं है जितना मैंने देखा है। ठीक है, अनटिल अनलेस दे आर इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो आपको ये सब लीग देख के देखना चाहिए कि कौन है वो अंडररेटेड फिनिशर। क्या कोई कैरेबियन पावर है, पुलर जैसा है ना, रादरफोर्ड जैसा, जो आके मारा, निकोलस पुरन जैसा है ना, हो सकता है निकोलस पुरन को छोड़ दिया एलएसजी, यू नेवर नो। लेकिन क्या आप उनको खरीद के प्लेइंग 12 में खिला पाओगे? आई डाउट। इसका मतलब है सीएसके को चाहिए एक इंडियन सर्टिफाइड फिनिशर, इंडियन अनकैप्ड फिनिशर, यंगस्टर फिनिशर नहीं चाहिए, एक सर्टिफाइड फिनिशर। कौन है? हार्दिक पांड्या।
क्या आप हार्दिक पांड्या को ले पाओगे? तो आपके हर वैकेंसी फिल हो जाएगा। एक ऑलराउंडर मिल जाएगा जो बॉलिंग कर सकता है न्यू बॉल से, जो मिडिल पे बॉलिंग कर सकता है, जो आपको पावर हिटिंग करके दे सकता है, वो है हार्दिक पांड्या। ये जो दो गैप सीएसके के पास है, एक नेथरलैंड्स के आने से सीएसके के पास न्यू बॉल बॉलर बेहतरीन से मुकेश, खलील, अंशुल, गुरजपनीत, मिडिल ओवर के बॉलर्स है नूर अहमद, जेमी ओवर्टन, ठीक है, डेथ के बॉलर्स है एलिस, अंशुल कंबोज, ओवर्टन डेथ पे अच्छा बॉलिंग किया है, इनफैक्ट गुरजपनीत भी दो तीनों जगह पे डेथ पे अच्छा बॉलिंग किया है, तो बॉलिंग सॉर्टेड है। एक इंडियन सर्टिफाइड फिनिशर हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या को कैसे लाओगे? कैसे लाओगे हार्दिक पांड्या को? उसको वन सेकेंड, इस गैप को हमें फिल करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। किसको छोड़ना है? जैसे मैंने कहा, दो लोकल फिजियोथेरेपिस्ट को छोड़ना है, और अगला जो 98% प्रॉब्लम रहा है पिछले 3 सीजन में, उस प्लेयर को छोड़ देना, वो है ऋतुराज गायकवाड। ठीक है, तो आप कहोगे कैप्टन कौन बनेगा? कैप्टन संजू सैमसन, वाइस कैप्टन आयुष मात्रे। मेरे दिल में कोई भी डाउट नहीं है, डाउट स्पेस ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैप्टन संजू सैमसन, वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड, आप फिर भी गलत कर रहे हो। वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड को बनाने का मतलब है ऋतुराज को फिर से हर मैच खिलाना पड़ेगा, और फिर से अगर 4-5 मैच खराब करता है, आप बाहर नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे बेटर है संजू एंड उर्विल कैन ओपन, संजू एंड आयुष कैन ओपन, और संजू और आयुष जो बहुत साल तक खेल सकता है, कैप्टन रह चुका है इंडिया अंडर 19 का। ठीक है, इनफैक्ट मुंबई के लिए भी शायद कुछ मैचेस में, मुझे याद नहीं रहा, जूनियर टीम के लिए कभी तो कैप्टनसी किया था आयुष मात्रा ने। ठीक है, तो ये दो मेरे कैप्टन संजू क्वाई, क्योंकि मैंने संजू को देखा है ये सीजन भी, मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल से बोला था, कब कब उसने नूर के साथ बात की ओवर्स के बीच, क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। हमने देखा जब आरआर के कैप्टन थे तो कैसे अश्विन और चाहल को रेगुलेट किया मिडिल ओवर्स पे, वन ऑफ द बेस्ट फेस चला था वो, जो आरआर का 2 बेस्ट सीजन गया था बीच में, उसमें अगर आपको याद होगा सबसे इकोनॉमिकल मिडिल ओवर्स आरआर के स्पिनर्स डालते थे, है ना। और संजू को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, संजू को गेम समझ में आता है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी थोड़ा एज ए प्लेयर भी मैच्योर हो चुका है, और एज ए कैप्टन हमेशा ही इंप्रेस किया है। तो संजू सैमसन शुड बी द कैप्टन, है ना, उस पर कोई डाउट है नहीं। प्यार उसको ऐसे भी मिलता है साउथ इंडिया में, तो फेस भी है, अभी हाइप भी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद। और आयुष मात्रे आपका वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो ऋतुराज गायकवाड को आप रिलीज कर दो या ट्रेड कर दो। आप किस किस को छोड़ना चाहिए अगर हार्दिक पांड्या चाहिए तो? ठीक है, तो अगर ऋतुराज गायकवाड को छोड़ दोगे 18 करोड़ आपको मिलेगा, प्रशांत वीर 14 करोड़ में आप मतलब छोड़ ही दो, 14.2 करोड़ उधर मिल जाएगा आपको, राहुल चाहर 5.2 करोड़ उसको आप जाने दे रहे हो, मैट हेनरी 2 करोड़ उसको आप जाने दो, मैथ्यू शॉट 1.5 करोड़ उसको आप जाने दो, जैक फोक 75 लाख उसको आप जाने दो, और फिर भी अगर 1-2 डोमेस्टिक की प्लेयर से आपको छोड़ना है तो छोड़ दो। ऑलमोस्ट 42 करोड़ आपके पास बचेगा, 42 करोड़। 42 करोड़ में हार्दिक पांड्या आराम से आपके पास आ सकता है। और अगर आपको ट्रेड भी करना है ऋतुराज गायकवाड को भेज के, किसी और भी मतलब खलील वलील को भेज के, तो भी चलता है। हार्दिक पांड्या चाहिए एक फिनिशर, एक सर्टिफाइड फिनिशर चाहिए, जो इंडियन होना चाहिए, जो ओवरसीज प्लेयर हो नहीं सकता मेरे हिसाब से सीएसके की इस बैटिंग लाइनअप पे। फिर आपको ब्रेविस को बाहर करना पड़ेगा, है ना, या फिर ओवर्टन को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि एलिस तो खेलेगा खेले, एक तो डेथ बॉलर चाहिए कंबोज के साथ। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या हैज टू बी दैट मैन। तो ऋतुराज गायकवाड को छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और इससे ज्यादा खुशखबरी सीएसके के फैन के लिए नहीं हो सकता, जो सीएसके के फैन क्रिकेट समझते हैं, जो पागल नहीं है। ठीक है, जो पागल है उनको चाहिए होगा ऋतुराज गायकवाड। ठीक है, उनको रिजल्ट अगले साल फिर से मिल जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये अभी कर दो, 1 साल है। डोमेस्टिक का सीजन शायद अगस्त 18 को स्टार्ट हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त 18 को शायद स्टार्ट हो रहा है डोमेस्टिक का सीजन। उसके बाद स्मैट आ जाएगा नवंबर दिसंबर के पास। ठीक है, अगर स्मैट में ऋतुराज गायकवाड का स्ट्राइक रेट 170 से एक भी कम है, अगर उसका स्ट्राइक रेट शायद मुस्तक अली में 169 भी है 2026 के स्मैट पे, खरीदो ही मत उसको रिलीज कर दो, कोई डाउट ही नहीं। अगर स्मैट में डोमेस्टिक में 170 के स्ट्राइकर से आज के दिन बैटिंग नहीं कर पाता है, वो प्लेयर सीएसके जैसे फ्रेंचाइज को लीड करने के लिए बना ही नहीं। अच्छे बैट्समैन है, इंडिया के लिए खेले। ऋतुराज गायकवाड वो प्लेयर है जो इंडिया की ए टीम में भी बैकअप है। आज के दिन जो इंडिया के ए टीम सिलेक्ट हुआ है, जहां पे तिलक वर्मा कैप्टन है, उसमें भी ऋतुराज गायकवाड का नाम नहीं था। रियान पराग इंजर्ड होकर बाहर गया तो ऋतुराज गायकवाड आया। तो आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, ऋतुराज गायकवाड जो इंडिया ए टीम का बैकअप है, वो सीएसके जो 5 टाइम चैंपियन है उसको लीड करेगा और अच्छा करेगा। आई एम सॉरी टू से, आप खुद की टीम का मजाक बना रहे हो और आप खुश हो, फैंस खुश है इंजरी का बहाना देके, सिंपैथी दिखा के कि 2020 से स्टैट्स उठा लो। ऋतुराज गायकवाड, शुभमन गिल, विराट कोहली से बेटर बैट्समैन है। मैंने बार बार समझाया, रन बनाना और इंपैक्ट छोड़ना एक अलग है। 2024 से T20 क्रिकेट बदल गया है। 2024 से 2026 का इंपैक्ट देखो पिछले 2 सीजन, और सिर्फ बैटिंग से नहीं कैप्टन से में इंपैक्ट देखो।
उसके सराउंडिंग में वो बाकी बैट्समैन के साथ क्या करते हैं, कितना प्रेशर डालते हैं, वो देखो, तब आपको पता लगेगा जीरो इंपैक्ट है पिछले 3 सीजन में ऋतुराज गायकवाड़, जीरो इंपैक्ट एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, एज एवरीथिंग, जीरो। ठीक है, तो जिनको मजाक बनाना है वो मजाक बनाए। ठीक है, तो अगर आप हार्दिक पांड्या को ले सकते हो, जो लेना ही आपको पड़ेगा, तो आपका गैप फील हो गया एक फिनिशर का। उसके बाद आपको एक डोमेस्टिक का स्पिनर चाहिए जो अच्छा खासा स्पिन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अकील हुसैन को शायद आप फिर हर मैच खिला नहीं पाओगे, इधर उधर 1-2 मैच खिला लोगे, और डोमेस्टिक के स्पिनर आपको बहुत मिल जाएगा। मेरा फिर भी दिल करता है कि अगर आप प्रशांत को छोड़ रहे हो, उसको कम प्राइस में उठा लो। मुझे वो टैलेंट दिखता है बैटिंग पे, बॉलिंग उतना मैंने देखा नहीं अभी तक उसका, इंटरनेट पर देखा, अच्छा बॉलिंग करता है। ठीक है, लाइन और लेग बहुत अच्छे मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अक्षर पटेल जडेजा, थोड़ा तेज डालता है। बट वन सेकेंड, मुझे अगर प्रशांत वीर वापस खरीदना है, 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक जा सकते हो आप। ठीक है, वरना डोमेस्टिक में इंडिया हर दिन एक नया स्पिनर प्रोड्यूस करता है, और मैं आपको बोल दूंगा, मैं डोमेस्टिक ऑलमोस्ट हर सीजन, हर फॉर्मेट डोमेस्टिक में फॉलो करता हूं। ठीक है, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, रणजी, विजय हजारे, अगर क्योंकि विजय हजारे एक दिन में 10-10 मैच होता है, वो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, और स्मैट तो मैं फॉलो करता ही करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं यूपी T20 लीग भी फॉलो करूँ, मैं दिल्ली प्रीमियर लीग भी फॉलो करूँ। ठीक है, तो मैं आपको बोल दूंगा कौन सा स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि स्पिनर बहुत है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देख लो, राजस्थान एक नेट बॉलर को खिला रहा है यशराज पुंजा, जो बहुत अच्छा करके गया है। ठीक है, तो सीएसके की अगर आप टीम देखोगे, टीम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि कैप्टन को पता नहीं है किसको कौन सी जगह पे भेजना है, कैप्टन को ये पता नहीं है किस में क्या पोटेंशियल है, कौन कहाँ पे अच्छा बैटिंग कर सकता है। कैप्टन खुद खराब है, कैप्टन खुद खराब बैट्समैन है, तो ऐसे आपको लग रहा है कि सीएसके बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया, नंबर 8 पे फिनिश किया। इस टीम में वो दम था कि एटलीस्ट नंबर 4 पे फिनिश करे, जो एक कैप्टन और एक खराब ओपनिंग बैट्समैन के लिए कर नहीं पाया। उसको अगर आप सॉल्व करना है, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा फिनिशर चाहिए ब्रेविस के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं, दुबे को मिडिल पे भेजो। ठीक है, ये टीम और बेटर करेगा। ब्रेविस एंड हार्दिक शुड बी योर फिनिशर। ठीक है, और उसके बाद बॉलिंग मेरे हिसाब से सॉर्टेड एक स्पिनर आपको चाहिए। फिर आपके पास देखो, अगर आप ये वाला प्लेइंग 12 सुनोगे तो मुझे लगता है बेटर प्लेइंग 12 है। संजू और उर्विल ओपनिंग करना आएगा। ठीक है, नंबर 3 पे आयुष मात्रे, 4 पे कार्तिक, 5 पे दुबे, 6 पे ब्रेविस, 7 पे हार्दिक, 8 पे ओवर्टन, 9 पे कंबो जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं, 10 पे नूर, वन सेकेंड, नूर अच्छा खासा पावर हिटिंग कर सकते हैं, 11 पे एलिस। ठीक है, और 12 पे आपको एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए तो खलील अहमद, आपको एक स्पिनर चाहिए तो प्रशांत वीर अगर आप वापस खरीदो, या फिर कोई भी डोमेस्टिक स्पिनर, तो ये टीम मुझे बेटर लग रहा है। और फिर आपके पास बेंच पे रामाकृष्ण घोष है, जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया ओवर्टन या हार्दिक का। आपके पास गुरजप्रीत सिंह है, आपके पास अकील हुसैन रहेंगे, आपके पास सरफराज खान रहेंगे जो नंबर 3 आ सकता है। अगर उर्विल का खराब गया तो आयुष नंबर ओपनिंग कर लेगा, फिर सरफराज नंबर 3 पर सकता है। अगर कार्तिक का खराब गया तो सरफराज नंबर 4 पर सकता है। फिर अमन खान को आपने देखा ही नहीं कितना पावर हिटिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टीम पे दम है। एक प्लेयर को बाहर करके 98% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर एक फिनिशर चाहिए होगा, वो चीज को सिर्फ इस पे फोकस करना है कि अगला सीजन ऋतुराज गायकवाड़ इस इंटेंट के साथ क्रिकेट तो नहीं खेल सकता बिल्कुल। ऋतुराज गायकवाड़ में फिर से कहें तो, आप कह रहे हो कि बैटिंग के टाइम पे कैप्टनसी का प्रेशर है, और कैप्टनसी के टाइम पे आप कह रहे हो कि धोनी की लेगेसी को मैच करने का प्रेशर है। हर जगह प्रेशर है। वो ऋतुराज गायकवाड़ ने पैसा खिला दिया उनकी पीआर टीम को सब बोलने के लिए। ठीक है, आई एम सॉरी टू से दिस, जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म रहता है वो 4, 5, 10, 12 बॉल खेल के आउट हो जाता है। वो 20-20, 25-25, 12-12 ओवर तक 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग नहीं करता है। ऋतुराज गायकवाड़ की बॉडी पे, ऋतुराज गायकवाड़ की इधर इंटेंट वाली चीज है ही नहीं। बहुत ही डरपोक, बहुत ही सेल्फिश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और इस हिसाब से क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं बनता है। वंस अगेन मैं फिर भी वेट करूंगा, 7-8 महीना और है, 7-8 महीने, 4-5 महीना है मैच स्टार्ट होने में, शायद मुश्ताक अली, और देखूंगा अगर महाराष्ट्र के लिए 170 के नीचे एक नीचे भी स्ट्राइक रेट हुआ तो ऋतुराज गायकवाड़ शुड नॉट रिप्रेजेंट दिस फ्रेंचाइज एट एनी कॉस्ट। सीएसके के प्रॉब्लम सॉल्व। वंस अगेन एक रूल बनाओ कि ऑक्शन पे कोई भी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सीएसके के 25 मेंबर स्क्वाड हो, 23 मेंबर के स्क्वाड हो, उसमें एक भी प्लेयर न्यूजीलैंड का होना ही नहीं चाहिए। ये रूल होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंडिविजुअली पता नहीं इंडिया में क्यों पसंद, सबको क्यों पसंद है, वो लोग इस इंटेंट के लिए बना ही नहीं है। हमने बार बार देखा है बड़े प्रेशर मैच पे, इसमें है ना, टेस्ट मैच की आप मुझे एग्जांपल बिल्कुल नहीं मत दीजिए। ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स सीएसके को फ्रेंचाइज को बिल्कुल भी नहीं चाहिए आज के दिन। T20 में किसी को भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कोई भी फ्रेंचाइज को नहीं चाहिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, फिन एलन को छोड़ के, टिम शेफर्ड को छोड़ के। ये लोग अलग ही ब्लड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है,
तो ये एक रूल बनना चाहिए, 2 आपके लोकल फिजियोथेरेपिस्ट उनको बाहर करो, ठीक है, नागेंद्र और वेट्टी सेल्वन को बाहर करो, अपने कैप्टन को बाहर करो, एक फिनिशर लो, एक इंडियन स्पिनर पे इन्वेस्ट करो। आपके पास बजट है 42 करोड़, जिससे मैंने आपके पास फ्री हो रहा है, आप आराम से एक अच्छा टीम बना सकते हो, जो एटलीस्ट एक अच्छे कैप्टन के अंडर, जिनको पता है पिच कैसे बिहेव करता है, जिनको पता है कि मेरे कौन से प्लेयर का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस हिसाब से एक टीम अच्छा कर सकता है अगले साल जाके। टीम में वो पोटेंशियल है, बस एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा फिनिशर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।